नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। और जैसा हमने आपसे वादा किया था शनिवार को कि हम बात करेंगे रविवार की शाम अमेरिका चुनाव और चुनाव पर भारत पर क्या असर हो सकता है और कौन सा उम्मीदवार, जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति रह चुके हैं, और जो मौजूदा उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं, इन दोनों में से भारत के लिए कौन ज्यादा बेहतर है, किसके चुने जाने से भारत को फायदा होगा। और हमारे गेस्ट जिनकी नजर बहुत पैनी नजर है अमेरिका चुनाव पर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर तो ये नजर रखते ही हैं, इसके अलावा एक्सटर्नल मामलों के भी एक्सपर्ट हैं प्रशांत सिंह जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, नमस्कार। तो सर मैं सीधे मुद्दे की बात कर रहा हूं। एक रीकैप छोटा सा मैं बता देता हूं लोगों को, उसके बाद सीधा फोरम आपके हवाले रहेगा। आपसे समझेंगे कि कौन बेहतर है, कहां बेहतर है, किसके चुने जाने से भारत को फायदा होगा, और वहां रहने वाले जो भारतवंशी हैं उनसे किनको फायदा होगा। तो एक मैं केवल जानकारी दे देता हूं, जिन्होंने कल का कार्यक्रम देखा है वो तो जानते ही हैं कि 5 नवंबर को वोटिंग होगी। डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार है, कमला हैरिस जो डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार है। पहले डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब थे, लेकिन उनकी सेहत और उम्र की स्थिति ऐसी हुई कि वो लड़खड़ाने लगे और बीच में उम्मीदवार बदल दिया पार्टी ने। और कमला हैरिस जब से आई तब से एक नई जान डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव अभियान को मिली, और बड़ी कड़ी टक्कर, कांटे की टक्कर का अनुमान सारे सर्वे बता रहे हैं। बल्कि कुछ पोल्स जो शुरुआत में हुए थे उसमें तो ये बताया गया था कि कमला हैरिस हावी हैं डोनाल्ड ट्रंप पर। दोनों के बीच में एक जो बहस हुई, जैसा वहां प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, आमने सामने दोनों एक बार आए, और उसमें भी ये माना गया, ये बताया गया, सर्वे करने वाले लोगों ने, नजर रखने वालों ने माना कि कमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ी। लेकिन उसके बाद बहुत सारा ग्राउंड डोनाल्ड ट्रंप ने रिकवर किया है, और अभी बहुत कांटे की टक्कर बताई जा रही है। राष्ट्रपति रह चुके हैं, 45वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, बहुत बदनाम लोगों में शामिल हैं। और इनका इसीलिए तमाम इन पे जो मुकदमे थे, दिक्कतें थी, परेशानियां थी, इस वजह से ये लगता था कि शायद ये उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे रिपब्लिकन पार्टी के। लेकिन अपनी पार्टी में सबको पीछे छोड़ दिया। कमला हैरिस को पीछे छोड़ पाएंगे या नहीं छोड़ पाएंगे, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा। कमला हैरिस जैसा मैंने बताया कि उपराष्ट्रपति हैं, अगर जीतती हैं तो अमेरिका में पहली ऐसी महिला होंगी जो उपराष्ट्रपति बनेंगी। ब्लैक हैं, भारत से भी उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं। तो इस तरीके से इनकी दो नस्लीय पहचान है, जिनको लेकर ट्रंप कई बार सवाल उठाते हैं, लेकिन ये बखूबी जवाब देती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, और इनके कामकाज को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। 7 स्विंग स्टेट की चर्चा हो रही है। कल हम लोगों ने चर्चा की, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर वो देख सकते हैं कार्यक्रम। कल का डिटेल में हमने बात की थी नेवाडा, एरिजोना, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन। ये 7 स्विंग स्टेट है। स्विंग स्टेट का मतलब ये है कि किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, और लास्ट मोमेंट पर वो अपना मूड डिसाइड करते हैं, उसी के आधार पर मालूम पड़ता है, या जिसके पक्ष में ये स्टेट जाते हैं उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। और अब हम बात करते हैं जो भारतवंशी वहां है। तो आप जानते हैं कि 33 करोड़ से 35 करोड़ के बीच में आबादी बताई जाती है अमेरिका की, उसमें 52 लाख के करीब भारतवंशी हैं। 52 लाख का मतलब 1-1.5% के करीब भारतवंशी हैं। इनमें से 25 लाख वोटर हैं, बाकी तमाम दूसरे तरह के वीजास पर वहां रहते हैं। और भारतीयों की सालाना आय, वहां जितने और बाहर के विदेशी रहते हैं, विदेशी मूल के लोग रहते हैं, उनमें बहुत अच्छी भारतवंशियों की सालाना इनकम है। और इनकम से ही पता चलता है कि भारतवंशियों का स्टेटस वहां बड़ा अच्छा है। सालाना आय जैसा कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं, $1,53,000 सालाना उनकी आय है। तो बहुत अच्छा उनका असर है। और चुनाव में तमाम पार्टियां उनको लुभाने की कोशिश भी इसीलिए करती रही हैं। ट्रेडिशनली डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कमला हैरिस जिस पार्टी से खड़ी है, बराक ओबामा जिस पार्टी से थे, बिल क्लिंटन जिस पार्टी से थे, अगर आप अटल जी के दौर से अगर देखें तो उस पार्टी को भारतवंशी जो अमेरिका में रहते हैं, क्योंकि उनकी वीजा पॉलिसीज हैं, दूसरी पॉलिसीज हैं, उसकी वजह से भारतवंशियों का समर्थन मिलता रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी को ट्रंप के समर्थन में। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि भारतवंशियों का समर्थन जो है वो मिल रहा है
ताजा सर्वे जो आए हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि 60% भारतवंशी जो हैं उनका समर्थन कमला हैरिस के साथ है और बाकी ट्रंप की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरी लम्हों में ये बातें बदल भी सकती हैं और इसके लिए पूरा जोर लगा रहे हैं दोनों प्रत्याशी। ट्रंप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते हैं और कमला हैरिस भारत से अपने रिश्तों की बात करती हैं। उनके नाना नानी भारत के ही थे, उनकी मां भारत की थी, तो बार बार इसका वो जिक्र करते रहे हैं। और दिवाली अभी मनाई दोनों नेताओं ने और बात की हिंदुओं की, और इसको भी हिंदू वोटरों को, भारतवंशियों में ज्यादातर हिंदू वोटर्स हैं तो उनको लुभाने की कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया तो आपको लग सकता था कि योगी आदित्यनाथ और डोनाल्ड ट्रंप के बयान में बहुत ज्यादा आपको फर्क नजर नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश की बात की और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में भीड़ हिंदुओं पर हमला कर रही है। उस दौर की बात की जब वहां सत्ता परिवर्तन 5 अगस्त को हुआ था, शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया था, तब हिंदुओं पर जो हमले हुए उसका जिक्र किया उन्होंने, हिंदुओं के साथ हुई लूटपाट की बात की और उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं होता। और उन्होंने कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति हैं और जो बाइडेन जो कि राष्ट्रपति हैं उनको कटघरे में खड़ा किया और कहा कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं की इन दोनों ने अनदेखी की है। तो कमला हैरिस भी ज्यादा पीछे नहीं रही, उन्होंने अपने घर पे दिवाली मनाई, दिवाली की बधाई दी और कहा कि बड़े होते हुए उनकी मां उन्हें विरासत को संजोने की बात बताती थी, सराहना करना, सम्मान करना, जो भारतीय संस्कार हैं वो उनको सिखाती थी और हर दूसरे साल वो दिवाली मनाने के लिए भारत आती थी। तो दोनों प्रत्याशी किस तरह से लगे हुए हैं मनाने में भारतवंशियों को, हिंदू वोटर्स को अपने पक्ष में, ये आपने देखा। इसके अलावा भारत से जो भारतवंशी वहां रह रहे हैं केवल वही उनके लिए अहम नहीं है, अहम भारत से रिश्ते भी हैं, क्योंकि भारत साउथ एशिया में एक अच्छा पार्टनर है अमेरिका का। भारत के सहारे वो रशिया और चाइना को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इधर अफगानिस्तान है, वहां से भी अपने रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। मिडिल ईस्ट में भी अपनी पोजीशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चाइना सी में बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इंडियन ओशन और बंगाल की खाड़ी में भी अपने संबंधों को, अपनी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो सर मैं सीधा सवाल आपसे पूछूंगा, कौन बेहतर है इंडिया के लिए, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? जी देखिए, ऐसा है कि जब सोवियत संघ का अस्तित्व था तब तक तो एक लड़ाई विश्व में होती थी साम्यवादी बनाम पूंजीवादी व्यवस्था में, तो एक सिद्धांत की लड़ाई भी थी साथ साथ में। आज बिल्कुल स्थिति बदल चुकी है सोवियत संघ के पतन के बाद। अब जो लड़ाई है सीधी सीधी अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र को प्रभावित करता है, इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स पर हावी है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अमेरिका में चाहे जो जीते, या डोनाल्ड ट्रंप जीते या कमला हैरिस जीते, भारत के हितों को बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। हाँ, बेशक रूस, चीन, ईरान और मिडिल ईस्ट के देशों पर इसका असर पड़ेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो ये जो खास करके रूस, मिडिल ईस्ट, ये खुश होंगे, ये रूस खुश होगा, लेकिन ईरान, मिडिल ईस्ट और चीन के लोग दुखी होंगे। और लेकिन कमला हैरिस जीत जाती हैं तो रूस दुखी होगा और बाकी ये मिडिल ईस्ट, ईरान और चीन के लोग खुश होंगे। लेकिन भारत के लिए वैसी स्थिति नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डिग्री का अंतर जरूर है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं तो भारत के हितों में बहुत सारा चीजें नजर आएंगी। जैसे भारत का डिफेंस कोलैबोरेशन जो है अमेरिका के साथ बहुत तेजी से बढ़ेगा, जो अभी भी थोड़ा थोड़ा रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन कहीं कहीं रोड़ा भी अटकाता है। जैसे अभी डेमोक्रेटिक पार्टी का शासन है वहां, जो बिडेन वहां के प्रेसिडेंट हैं, तो अभी जैसे हमारे तेजस फाइटर को इंजन देने की बात है तो वो बार बार उसमें देरी कर रहे हैं। हमारा जो स्वदेशी प्रोडक्शन है वो नहीं चाहते हैं कि हम इस तरह की बढ़िया क्वालिटी का तेजस जो बना रहे हैं, और दुनिया भर में इसकी डिमांड आ रही है और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, और ऐसे भी बढ़कर हमारा 22,000 करोड़ के आसपास डिफेंस निर्यात बढ़ चुका है, जो पहले 600 करोड़ भी नहीं था, अभी 22,000 करोड़ पार कर रहा है। तो ये
चीजें हैं, तो अमेरिका नहीं चाहता है कि डिफेंस में इंडस्ट्री में भारत इतनी लंबी छलांग लगाए। लेकिन निश्चित रूप से यदि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो चीन को नहीं देखना चाहेंगे कि एक मजबूत शक्ति के रूप में इधर एशिया में कायम रहे। उसको बैलेंसिंग करने के लिए वो भारत के साथ ज्यादा कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की नीति अपनाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं और कुछ बातें और भी हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप की है कि यूएस फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट की नीति है। तो उस हिसाब से वीजा नियम जो है थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, तो उससे हमारे भारत के प्रोफेशनल लोगों की दिक्कत होगी। डोनाल्ड ट्रंप की एक नीति और है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और रोजगार को बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रतिबद्ध हैं, तो उसमें टैक्स में छूट देंगे ताकि अमेरिका में स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग, चूंकि अमेरिका क्या करता है कि सब आउटसोर्सिंग कर देता है, उसके यहाँ लेबर बहुत महंगा है, तो आउटसोर्सिंग कर देता है, तो चाइना में ज्यादा होता है, फिर भारत में भी अब होने लगा है उसका मैन्युफैक्चरिंग। तो वो डोनाल्ड ट्रंप का नीति है कि नहीं, अपने यहाँ के रोजगार के स्तर को हाईएस्ट लेवल पर बनाए रखने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देंगे, तो उससे भारत को थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर ये है कनाडा का मैटर जो है। कनाडा में देखिए 2025 में चुनाव है और उसको लेकर चूंकि खालिस्तानी जो एलिमेंट्स हैं और भारत के अलगाववादी एलिमेंट्स, उनसे उनको ये जो अभी वहां का प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो, उनको फंडिंग मिलता है, तो इसलिए उनके अपीजमेंट, उनकी तुष्टिकरण में वो लगे रहते हैं और इसके चलते उन्होंने भारत को दुश्मन देश घोषित किया हुआ है। तो उसमें ये जो है कमला हैरिस अगर बनेंगी तो जस्टिन ट्रूडो को ज्यादा फेवर मिलेगा, लेकिन वहीं डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे तो वो जस्टिन ट्रूडो को इग्नोर करके चलेंगे। तो दोनों में एक फर्क यहाँ ये आएगा कि भारत वहां कंफर्टेबल स्थिति में हो सकता है या कमला हैरिस के जीत जाने से थोड़ा मुश्किल सामना करना पड़ेगा। हालांकि अब नया भारत है, किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। तो ये सारी चीजें हैं। और एक चीज, अब जनरलाइज चीज मैं बता दूं कि सोवियत संघ के जब तक एग्जिस्टेंस था, अस्तित्व में था, उससे पहले का अमेरिका और सोवियत संघ के विघटन के बाद का अमेरिका, दोनों में थोड़ा सा अंतर ये आया है कि पहले जो था वहां का अमेरिका का डेमोक्रेटिक पार्टी भारत के साथ थोड़ा बहुत फ्रेंडली रहा करती थी। हालांकि सबको अपना आर्थिक इंटरेस्ट ज्यादा भारी रहता है, वो चाहे डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन हो, दोनों ही अपने आर्थिक इंटरेस्ट और अपने सामरिक इंटरेस्ट को फर्स्ट रखते हैं, बाद में किसी और के बारे में सोचते हैं। लेकिन फिर भी एक जनरलाइज मैटर में हम कह सकते हैं कि वहां का डेमोक्रेटिक पार्टी प्रो इंडिया ज्यादा हुआ करता था और वहां का रिपब्लिकन पार्टी एकदम एक्सट्रीम एंटी इंडिया होता था, क्योंकि हमारा सोवियत संघ के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। और इसका एक उदाहरण है कि 1971 की लड़ाई में वहां रिपब्लिकन पार्टी रिचर्ड निक्सन का राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने वारशिप हिंद महासागर में भेज दिया था भारत के खिलाफ, लेकिन सोवियत संघ ने भी अपने वारशिप्स और बहुत सारे पनडुब्बियां भेज दी, तो उनको वहां से भागना पड़ा। ये बात है। लेकिन वहीं आप देखिए कि 1978 में जब जिम्मी कार्टर डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट थे, तो वो 12 दिन की कंटिन्यूअस भारत यात्रा पर आए थे। इतनी लंबी यात्रा किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की थी, ये बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने 1974 में चूंकि इंदिरा गांधी की सरकार ने पोखरण परमाणु विस्फोट किया था, परीक्षण किया था, तो उससे अमेरिका बहुत नाराज था। उस नाराजगी को किनारे रखकर वहां सीनेट और कांग्रेस को, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सारे प्रस्ताव को दरकिनार करके, वीटो करके, राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर ने भारत को हमारे तारापुर परमाणु बिजली घर को परमाणु सप्लाई जारी रखने का मोरारजी देसाई सरकार के साथ समझौता करके गए थे। तो ये हम देखते थे उस टाइम की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी की कहानी। और पोस्ट सोवियत संघ, उसमें हम देखते हैं कि जॉर्ज बुश जूनियर, वो उनसे जब पूछा गया कि आपने इराक में सद्दाम हुसैन को मारने में और बहुत सारी भूमिकाएं जो वर्ल्ड लेवल पर निभाई हैं, उसमें पूरे दुनिया में आप बहुत ही बदनाम हो गए हैं,
तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाकर भारत में आप पूछिए किसी से भी, मेरी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी है। तो ये उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट इस तरह का जवाब दिया था एक पत्रकार को। तो निश्चित रूप से उनकी पॉपुलैरिटी अच्छी थी, क्योंकि इंडिया के साथ वो बहुत फ्रेंडली रहा करते थे, और यूपीए की सरकार थी, और मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने भी परमाणु समझौता किया था, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में दोबारा जो पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, उसके बाद से अमेरिका लगातार नाराज चल रहा था और बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए था, लेकिन जॉर्ज बुश जूनियर ने उस सबको नल एंड वाइड किया और हमारे साथ अच्छा रिश्ता बनाया। रिपब्लिकन पार्टी के ही डोनाल्ड ट्रंप थे जो 2016 में राष्ट्रपति बने थे, और वो भारत के साथ कितना उत्साह के साथ संबंधों को आगे बढ़ा रहे थे, सबने देखा है। तो ये एक जनरल चीज है, लेकिन ले देकर वही है कि आर्थिक इंटरेस्ट उनका पहले होता है, और जो जियो पॉलिटिक्स में क्या कॉम्बिनेशन बनता है, कई राष्ट्रों का समीकरण बनता है, उस समीकरण में क्या उनके लिए ज्यादा उपयुक्त है, उस पर वो बहुत सारी चीजें या नीतियां अपनी फाइनलाइज करते हैं। ये भी एक फैक्ट है जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मैं ये कह रहा था कि आपने बहुत विस्तार से दोनों पार्टियों और उनके उम्मीदवारों की चर्चा की, बहुत विस्तार से चीजों को समझाया, लेकिन कुछ चीजें मैं और समझना चाहता हूं। 1992 के बाद, 1991 के बाद, 92 के बाद, 90 के दशक से अमेरिका और भारत के रिलेशन बदल रहे हैं। पहली बात तो मैं ये समझना चाहूंगा कि भारत बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट में चल रहा है। रशिया से भी दोस्ती, अमेरिका से भी दोस्ती। तो ज्यादा गहरा दोस्त आज की तारीख में अगर आपको देखना हो तो वो कौन है? एक तरफ भारत कई सारे ऐसे फोरम है, जैसे ब्रिक्स है, वहां रशिया के साथ है, वहीं क्वाड में अमेरिका के साथ है। दूसरी तरफ रिलेशंस हमारे मजबूत हो रहे हैं, व्यापार बढ़ रहा है, बहुत से भारतीय वहां जाकर रह रहे हैं। लेकिन ये भी देखना जरूरी है कि हाल में जो बांग्लादेश में हुआ, वहां शेख हसीना ने सीधा इल्जाम लगाया अमेरिका के ऊपर और बताया कि वो अमेरिका की डिमांड पूरी कर देती, कुछ टापू दे देती, तो शायद स्थिति कुछ और होती। वही शेख हसीना भारत में रह रही हैं। तो ये सारे समीकरण क्या इशारा करते हैं, क्या बताते हैं? आप इसे कैसे देखते हैं? जी, इसमें तो निश्चित रूप से हम ये देखते हैं कि अमेरिका का जो डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट है, डेमोक्रेटिक पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट, यानी वहां के डेमोक्रेटिक पार्टी का जो बिडेन प्रेसिडेंट है, तो उनके कार्यकाल में न सिर्फ पाकिस्तान में तख्ता पलट हुआ, इमरान खान आज के डेट में जेल में है, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया, और इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश अमेरिका की धरती से खूब किया गया। उसमें चीन का भी हाथ था और अमेरिकन डीप स्टेट का भी हाथ था उसमें। तो दोनों ही, और उसमें अमेरिका का जो डेमोक्रेटिक पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट है, उसका भी मौन सहमति रहा है। तो ये चीजें हम लोग उसका भुक्तभोगी हैं। और बांग्लादेश में जो बहुत बड़े पैमाने पर हिंदू समाज का नरसंहार हुआ और जघन्य बलात्कार और बहुत सारे किलिंग्स हुए, बहुत सारे चीजें हुई, जबरदस्ती रिजिग्नेशन लिखवाया गया, तो इन सब चीजों का अगर कोई जिम्मेवार है तो निश्चित रूप से अमेरिका का इस्टेब्लिशमेंट है। तो एक चीज तो ये है, अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो जैसा कि पहले भी वो बोल चुके हैं, अपनी चिंता भी जता चुके हैं और एकदम ओपनली और कई बार रिपीटेडली, तो उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं को मारे जाने की विषय को कई बार उठाया है। तो इस तरह से ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप निश्चित इस मुद्दे पर सख्ती के साथ भारत का साथ निभाएंगे। एक चीज तो स्पष्ट दिख रहा है, ये चीज है। दूसरी चीज ये है कि 1992 का आपने जिक्र किया, तो 1992 से पहले आप देखें तो रिचर्ड निक्सन ने ही 1971 में हमारे खिलाफ तो मोर्चा खोला था, साथ साथ उसने ही चीन के साथ सहयोग की नीति शुरुआत की थी। अन्यथा अमेरिका का चीन के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, क्योंकि चीन में साम्यवादी शासन आ चुका था 1949-50 में। तो रिचर्ड निक्सन ने वहां स्टार्ट की। 1989 में चीन में सियानानमेन स्क्वायर में तोप लगाकर लोगों को उड़ाया गया। इतना बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन था और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जुल्म ढाया गया और एक तरह से नरसंहार हुआ सरकारी मिलिट्री द्वारा।
उसके बावजूद अमेरिका ने अपना इन्वेस्टमेंट, अपना मैन्युफैक्चरिंग हब चीन में बनाना जारी रखा। तो अमेरिका को उस टाइम लग रहा था कि सोवियत संघ के खिलाफ उसको किसी के साथ भी वो जा सकता था, वो ह्यूमन राइट्स तो सिर्फ उसका एक बहाना है। लेकिन जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो अमेरिका का व्यू पॉइंट बदल गया। उसको लगा कि अब चूंकि रूस जो है वो एक यूरोपियन कंट्री है और उसके साथ लंबे समय तक शत्रुतापूर्ण अब रहने का जरूरत नहीं है, डेमोक्रेटिक अभी राष्ट्र हो गया और उसका कम्युनिज्म से या वर्ल्ड लेवल पर कम्युनिज्म फैलाने का ये सब ठेकेदारी अब रूस ने छोड़ दिया था। तो उसको लगा कि अब जो है चाइना से बहुत ज्यादा आशा नहीं रखना है, क्योंकि चाइना अभी कम्युनिस्ट कंट्री है। तो ये चीजें हैं, लेकिन फिर भी चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी में लेफ्ट माइंडसेट का थोड़ा बोलबाला ज्यादा रहता है और रिपब्लिकन पार्टी में राष्ट्रवाद का बोलबाला, माइंडसेट का बोलबाला ज्यादा रहता है, तो थोड़ा सा अंतर आ जाता है। और उस मायने में डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा ज्यादा ही मुखर हैं और वो जो है इस विषय पर चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को ज्यादा वो चाहते हैं कि भारत ज्यादा तेजी से आगे बढ़े और इस पूरे रीजन में ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में काफी, चाइना सागर में काफी एक बैलेंसिंग फोर्स भारत बने। तो इसलिए भारत के साथ उनका ज्यादा फ्रेंडली रिलेशन रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। दूसरी चीज ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट घोषणा किया है कि हम इजराइल को और ज्यादा वेहिमेंटली सपोर्ट करेंगे। जो हालांकि जो बिडेन की सरकार भी उनको काफी सपोर्ट कर रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा सपोर्ट करेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारत और इजराइल का भी बहुत अच्छा रिलेशन है और उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा भारत को भी जरूर मिलेगा, क्योंकि इजराइल बहुत सी चीजों में अमेरिकन पॉलिसीज को कभी कभी प्रभावित करने का स्थिति रखता है और इन केस ऑफ नीड, जब कभी जरूरत पड़े तो भारत उसको इस्तेमाल, हालांकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कभी जरूरत पड़ गई तो भारत उसको इस्तेमाल कर सकता है। जी जी सर, मैंने एक सवाल और आपसे पूछा था कि यार आज की तारीख में हम देखें, इंडिया का ज्यादा बेहतर दोस्त कौन है, रशिया है या अमेरिका है? आप कैसे देखते हैं? देखिए, रसिया के साथ एक चीज है कि ट्रस्टेड एलाई है हमारा। वो कभी भी किसी भी वक्त हमारे साथ उसने कभी बिट्रे नहीं किया है। आज तक का पूरा इतिहास गवाह है, आज तक की तिथि में कभी भी बिट्रे नहीं किया है। और अमेरिका का है कि कारगिल वार में हमने देख चुके हैं, हम उससे मदद मांगते रह गए, उसने जीपीएस लोकेशन, जो ऊपर टॉप पर बैठे थे पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स और उसकी सेना, तो उनका लोकेशन एग्जैक्ट मांग रहे थे हम लोग कि हम अपना आर्म्स एमुनिशन कम खर्च करेंगे, उनको ज्यादा मारेंगे, तो वो नहीं दिया। एक चीज, दूसरी चीज कि हमारे तोप के गोला खत्म हो गए थे, वो भी अमेरिका ने देने से मना कर दिया। तो अंत में इजराइल ने सप्लाई दिया, हालांकि दाम उसका कीमत ज्यादा लिया, लेकिन दिया। तो इमरजेंसी में सब लोग कीमत अपना बढ़ाकर करते हैं, उस तरह की स्थिति में क्या फायदा सब लोग उठाते हैं। तो ये चीज हुआ, तो इसलिए और भी कई ऐसे मुद्दे आए। आज की तिथि में भी यदि देखा जाए तो खुद जर्मनी रूस से गैस आयात कर रहा है, तमाम यूरोपियन कंट्री रूस से गैस आयात कर रहे हैं, क्योंकि बिना गैस का उनका कुछ भी नहीं चल सकता है, वो सरवाइव नहीं कर सकते हैं, उनको मुश्किल हो जाएगी जिंदगी जीना। लेकिन इंडिया चूंकि वहां से गैस और तेल ले रहा है तो इनको आपत्ति है, और अभी तक 19 इंडियन व्यवसाय पर 19 पर अमेरिका ने प्रतिबंध ठोक रखे हैं। और इस तरह से अमेरिका ने लगभग हजारों की संख्या में जितने इंटरनेशनल लेवल पर प्रतिबंध ठोके हैं। और अभी क्यूबा इसके खिलाफ यूएनओ में एक प्रपोजल लाया है जिस पर 187 देश उसको सपोर्ट करने को राजी हो गए हैं। उसमें चीन ने भारत से भी रिक्वेस्ट किया है कि आप भी सपोर्ट कीजिए, और लगता है कि भारत भी उसको सपोर्ट करेगा कि इस तरह की इनडिस्क्रिमिनेटली आप जो किसी पर भी प्रतिबंध थोप देते हैं, ऐसा ही बाकी देश आप पर के खिलाफ करने लगे तो आपको कैसा लगेगा, ये चीज है। हालांकि भारत का एक चीज और है कि शायद चाइना को भी लगने लगा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी ऊंट करवट बैठ सकता है, इसलिए चाइना की सरकार से भी एक
औपचारिक रिक्वेस्ट आया है भारत को कि हमारा डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू होना चाहिए भारत और चीन के बीच में, जो कि मोदी जी ने बंद करवा दिया था। तो ये हमको देखने को ये सब चीजें मिल रही हैं। तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि रूस को हम लोग अलग करके नहीं चल सकते हैं, चाहे इसके लिए अमेरिका नाराज हो या उसके लिए राजी हो। और हमको लगता है कि ये चीज अमेरिका जरूर, अमेरिका के लीडर्स भापेंगे और इसके साथ वो रिकॉन्सिलिएट करेंगे, अपने आप को समझाकर इस लाइन को एक्सेप्ट करने को तैयार होना पड़ेगा उन्हें। जी सर, बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं है। संडे आज हो चुका है, कल मंडे का दिन है, ट्यूसडे को वोटिंग होनी है। आप किसे आते हुए देख रहे हैं व्हाइट हाउस में? क्या कमला हैरिस आकर एक नया इतिहास बनाएंगी, या डोनाल्ड ट्रंप जो तमाम मुश्किलों को पार करते हुए आए हैं वो एक बार फिर व्हाइट हाउस पहुंचेंगे? हम देख रहे हैं कि हमारे भारत में भी जितने लेफ्ट लीनिंग के लोग हैं, सब लोग प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि कमला हैरिस आ रही हैं, व्हाइट हाउस में पहुंच रही हैं। और जितना अदर देन लेफ्ट लीनिंग्स वाले हैं, राइट विंग्स खास करके, वो लोग डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में अपनी बात, और सेम चीज वर्ल्ड लेवल पर भी हम लोग देख रहे हैं कि तमाम लोग प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि जो लेफ्ट लीनिंग वाले हैं, खास करके इवन जर्मनी के जो चांसलर हैं, वो भी कह रहे हैं कि कमला हैरिस जीतनी चाहिए। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, ये सब लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कमला हैरिस आ रही हैं व्हाइट हाउस में। लेकिन बहुत लोग जो हैं अभी भी प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप बहुत तेजी से रिटर्न हुए हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले लोग बता रहे थे कि एक ऐसा फेज आया था, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, कि 50% तक सपोर्ट बेस चला गया था इनको, कमला हैरिस को, और 46 पर आ गए थे ये डोनाल्ड ट्रंप साहब। और लेकिन आज की तिथि में, कल बने 2 तारीख को लास्ट जो ओपिनियन हुआ, उसमें 49-48 यानी 49 है अभी भी कमला हैरिस के पक्ष में, और 48 है इनके पक्ष में, डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में। लेकिन अभी 2-3 दिन और बचे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें होंगी। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जो ये हैं एलन मस्क, उनका एक स्टारलिंक भारत में अपना पांव पसारना चाह रहा है। मोदी जी उसको इजाजत देने के मूड में हैं, और मुकेश अंबानी उससे बेहद घबराए हुए हैं और बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं कि उसको इजाजत नहीं दी जाए। यहाँ जो मुकेश अंबानी का जियो और एयरटेल वगैरह या बीएसएनएल सबको उखाड़ फेंकेगा वो, और वो अपना सिक्का जमा लेगा मोबाइल क्षेत्र में। तो यदि अब उसमें देखना है तो ये जो मूव हुआ है, इस मूव का कुछ मतलब निकलता है। इसका मतलब ये निकलता है कि भारत का इस्टेब्लिशमेंट जो है वो समझ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप कमिंग टू द व्हाइट हाउस। जी, तो आपने अपनी बात नहीं की, आपने सारे पक्ष क्या क्या कह रहे हैं ये आपने बता दिया। लेकिन मैं आपका इशारा कुछ कुछ अगर समझ रहा हूं, तो मुझे समझ आ रहा है कि आप शायद कहना चाहते हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं कि कमला हैरिस भी एक इतिहास बनाए। क्या होता है, 5 तारीख को मंगलवार को बहुत ज्यादा दिन नहीं है, और नतीजे जब आएंगे सर हम आपसे बात करेंगे। और इस बीच में हम आपसे बात करते रहेंगे, बात करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर भी कई जगह चुनाव हो रहे हैं, उनमें भी लोगों की बड़ी दिलचस्पी है कि झारखंड में क्या होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में क्या होने जा रहा है, महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है। यहां भी हर जगह कांटे की लड़ाई बताई जा रही है। और क्योंकि आपकी नजर, आपके पास सारी रिपोर्टें भी आती हैं, मुझे जानकारी है इस बात की कि आपके पास सारी रिपोर्टें आती हैं और आप बड़े गौर से सारी रिपोर्ट्स को कंपाइल भी करते हैं। तो उन सारी रिपोर्ट में क्या चीजें निकल के आ रही हैं, जमीन पर क्या स्थिति है, हम लगातार आपसे बात करते रहेंगे। सर आज विस्तार से बात करने के लिए बहुत आभार, शुक्रिया। और इन नतीजों पर हमारी भी नजर होगी, उसके बाद देखते हैं कि इस बार ट्रंप आते हैं या कमला हैरिस कुछ नया इतिहास बनाती हैं। नमस्कार सर, धन्यवाद आपका, और सभी देखने वालों का भी आभार और नमस्कार।